बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम स्टूडेंट को मैं खुशामदीद कहता हूँ। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और आज इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन एंड सल्फर। तो ये दो एलिमेंट्स आपके सामने हैं। ये जो आपको ब्लैक नज़र आ रहा है या ग्रेइश नज़र आ रहा है, इट इज़ कार्बन। और ये जो आपको ब्राइट येलो कलर का नज़र आ रहा है, इट इज़ सल्फर। तो आज हम इन दोनों एलिमेंट्स की जिनका ताल्लुक पी ब्लॉक से है, दिस इज कार्बन इन ग्रुप 4A एंड दिस इज सल्फर इन ग्रुप 6A, इन दोनों एलिमेंट्स की, और ये याद रखिएगा कि ये दोनों नॉन मेटल्स हैं, इन दोनों नॉन मेटल्स की एलोट्रॉपी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम ये पढ़ेंगे जी कि एलोट्रॉपी होती क्या है, इसकी डेफिनेशन को देखेंगे, और उसके बाद पहले कार्बन की एलोट्रॉपी को डिस्कस करेंगे, उसके बाद सल्फर की एलोट्रॉपी को डिस्कस करेंगे जी। तो ये आज के लेक्चर का मौजू है। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पढ़ना है जी कि एलोट्रॉपी है क्या, हम एलोट्रॉपी को किस तरह से डिफाइन करते हैं जी। तो एलोट्रॉपी की डेफिनेशन अब आपके सामने है जी, और ये लिखा है द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्स into more than one physical form, this is known as allotropy। तो किसी भी एलिमेंट का, अब वो चाहे कार्बन हो चाहे वो सल्फर हो, क्योंकि दोनों की एलोट्रॉपी हमें डिस्कस करनी है जी, मुख्तलिफ फिजिकल हालातों में पाया जाना, मुख्तलिफ फिजिकल स्टेट के अंदर पाया जाना, इस फिनोमिना को आप एलोट्रॉपी कहते हैं। तो लिखा है द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्स into more than one physical form, this is known as allotropy। मिसाल के तौर पे कार्बन की बात करें जी, तो कार्बन आपको एमॉर्फस फॉर्म में भी मिलेगा और कार्बन आपको क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि ये कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहलाएंगे। इसी तरह अगर आप क्रिस्टलाइन फॉर्म की बात करें जी, तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में आपको फिजिकल स्टेट बहुत अच्छे से वाज़ेह हो जाएगी जी। यानी अगर कार्बन के एटम्स मुख्तलिफ तरीके से अरेंज हों तो फिर वो कार्बन की मुख्तलिफ फॉर्म बन जाती है, और उसकी वजह से फिर उसकी यूजेस डिफरेंट हो जाती है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाती हैं जी। तो यही फिनोमेना क्या कहलाता है, यही फिनोमेना एलोट्रॉपी कहलाता है। तो एलिमेंट्स जो हैं उसके अंदर एटम्स होते हैं जी, तो एटम्स के अरेंजमेंट के फर्क से ये एलोट्रॉपिक फॉर्म्स बनती हैं, और ये फिनोमेना क्या कहलाता है, एलोट्रॉपी कहलाता है। तो एलोट्रॉपी है क्या जी, द एग्जिस्टेंस ऑफ एलिमेंट्स इनटू मोर देन वन फिजिकल फॉर्म, एलिमेंट्स का मुख्तलिफ फिजिकल फॉर्म में पाया जाना, एक से ज्यादा फिजिकल स्टेट में पाया जाना, ये क्या कहलाता है, ये एलोट्रॉपी कहलाता है जी। और ये जो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, यानी जो क्रिस्टलाइन फॉर्म है या जो एमॉर्फस फॉर्म है या क्रिस्टलाइन के अंदर जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं जी, ये सारी की सारी फॉर्म्स आपस में एलोट्रॉपिक्स फॉर्म कहलाती हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि ये फिनोमेना सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स के अंदर होता है। अगर ये कंपाउंड्स के अंदर हो तो फिर इसको कुछ और कहते हैं। तो आप इसको उसके साथ आइसोमॉर्फिज्म के साथ या आइसोमेरिज्म के साथ मिलाने की कोशिश नहीं कीजिएगा जी। ये एलोट्रॉपी है, और एलोट्रॉपी एलिमेंट्स के अंदर होती है। तो एलिमेंट्स का मुख्तलिफ फिजिकल स्टेट में पाया जाना, इस फिनोमेना को एलोट्रॉपी कहते हैं। और वो जो मुख्तलिफ स्टेट है, जो मुख्तलिफ फॉर्म है, जो मुख्तलिफ शक्लें हैं, उनको आप एलोट्रॉपिक्स फॉर्म कहते हैं। तो कार्बन की एलोट्रॉपी से हम स्टार्ट करेंगे। एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो कार्बन की जो एलोट्रॉपी है, कार्बन मुख्तलिफ फॉर्म के अंदर हो सकता है। जो बुनियादी क्लासिफिकेशन होंगी वो होगी जी एमॉर्फस कार्बन, और जो दूसरा है जी वो क्रिस्टलाइन कार्बन। यानी अगर एलिमेंट्स कार्बन के परफेक्टली अरेंज नहीं है इन 3 डायमेंशनल स्पेस, तो वो कार्बन क्या कहलाएगा, एमॉर्फस कार्बन कहलाएगा। लेकिन अगर कार्बन के एटम परफेक्टली अरेंज हैं 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर, तो फिर वो क्या कहलाएगा, वो आपका क्रिस्टलाइन कार्बन कहलाएगा। तो ये दोनों ही एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की, यानी एमॉर्फस कार्बन भी और ये क्रिस्टलाइन कार्बन, ये आपस में क्या है जी, एलोट्रॉपिक फॉर्म है, क्योंकि इसके अंदर भी कार्बन के एटम्स ही मौजूद हैं, और क्रिस्टलाइन कार्बन के अंदर भी कार्बन के एटम्स ही मौजूद है। यहाँ वो परफेक्टली अरेंज नहीं है, इसलिए इस फॉर्म को एमॉर्फस फॉर्म कहा जा रहा है। और क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर कार्बन के एटम्स परफेक्टली अरेंज है, इसलिए इनको क्रिस्टलाइन कार्बन कहा जा रहा है। और अभी आप लेक्चर के आगे जाएंगे तो आप ये भी पढ़ेंगे जी कि क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर एटम्स अगर मुख्तलिफ तरीके से अरेंज है
तो क्रिस्टलाइन फॉर्म के अंदर भी मजीद एलोट्रॉपिक फॉर्म डेवलप होंगी, जिनके बारे में आप जानते भी हैं और आगे लेक्चर के अंदर जान जाएंगे। तो एमॉर्फस कार्बन की कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं जी। तो कोल, कोक, चारकोल और लैम्प ब्लैक, ये तमाम की तमाम ये एग्जाम्पल हैं एमॉर्फस कार्बन की। तो यहाँ पर जो एटम्स हैं कार्बन के वो परफेक्टली अरेंज नहीं है, और परफेक्टली अरेंज नहीं होने की वजह से, परफेक्टली अरेंज ना होने की वजह से ये जो फॉर्म है ये एमॉर्फस फॉर्म कहलाती है जी। और ये तमाम के तमाम कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, लेकिन कार्बन के एमॉर्फस एलोट्रॉप्स हैं जी। तो कोल, कोक, चारकोल, लैम्प ब्लैक, इसमें कार्बन के जो एटम्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस का फर्क है, उनकी परसेंटेज कंपोजिशन का फर्क है, उनको हासिल करने का तरीका मुख्तलिफ है, इसलिए इन तमाम की तमाम फॉर्म्स जो हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ हैं, और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज मुख्तलिफ होने के साथ साथ इनकी यूजेस भी मुख्तलिफ हैं। तो ये चारों एग्जाम्पल है एमॉर्फस कार्बन की। और एमॉर्फस कार्बन की खास बात क्या है जी कि कार्बन जो एटम्स हैं जी वो परफेक्टली अरेंज नहीं है, इसलिए इनका कोई डेफिनेट शेप नहीं है, कोई डेफिनेट स्ट्रक्चर नहीं है, इसी वजह से इनको आप एमॉर्फस कार्बन कह रहे हैं। तो ये कोल और चार कोल के दरमियान जो विजुअल डिफरेंस है वो अब आपके सामने है जी। ये आपको ब्लैक कलर का नजर आ रहा है जी, ये कोल है, और ये आपको जो ग्रे कलर का नजर आ रहा है इसका ब्राइट लस्टर है और इसका डल लस्टर है। तो ये कोल और कोक है जी, तो दिखने में भी डिफरेंट है और उसके बाद फिर परसेंटेज कंपोजिशन में भी डिफरेंट है, और उसी की वजह से इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस भी मुख्तलिफ हैं। लेकिन ये दोनों जो कार्बन की स्टेट है ये आपकी एमॉर्फस कार्बन है, और एमॉर्फस कार्बन होने की वजह क्या है जी कि एटम्स परफेक्टली अरेंज नहीं है। तो हम कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म को पढ़ने जा रहे हैं जी, और ये कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म अब आपके सामने है, और इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे। यानी ये तमाम की तमाम क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप हैं कार्बन के। इससे पहले जो हमने एलोट्रॉप पढ़े वो आपके एमॉर्फस एलोट्रॉप थे कार्बन के। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप पढ़ने जा रहे हैं कार्बन के। नंबर 1 इज डायमंड, नंबर 2 इज ग्रेफाइट, और ये जो दो एलोट्रॉपिक फॉर्म है ये आपके कोर्स का हिस्सा है और हम इसको ब्रीफली स्टडी करेंगे। लेकिन इसका हर किस मतलब नहीं है कि कार्बन के सिर्फ यही दो एलोट्रॉप्स हैं, बल्कि क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स इससे कहीं ज्यादा हैं। मैं तो 4 डिस्कस करूंगा और इससे ज्यादा क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप हैं कार्बन के जी। तो दिस इज फुलरीन एंड फाइनल इज ग्रेफीन। तो हमारे पे ये 4 एलोट्रॉपिक फॉर्म है कार्बन की, एंड दे आर नोन एज क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। और क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कहने की वजह यह है जी कि कार्बन के एटम्स परफेक्टली अरेंज हैं 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर या 2 डायमेंशनल स्पेस के अंदर। कुछ 3 डायमेंशनल फॉर्म है, कुछ 2 डायमेंशनल फॉर्म है। तो कार्बन की मुख्तलिफ एलोट्रॉपिक फॉर्म है जो कि क्रिस्टलाइन इन नेचर है। सम आर in 3-dimensional space, another is 2-dimensional space। ग्रेफीन ये 2-dimensional space की एग्जाम्पल है जी। तो ये आपको 4 एग्जाम्पल नजर आ रही हैं और ये चारों क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप हैं कार्बन के। डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन एंड ग्रेफीन, तो ये क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है कार्बन के जी। अब ये दो एलोट्रॉप कार्बन के आपके सामने है जी, और इन दोनों की विजुअल ऑब्जर्वेशन में आप फर्क देखिए। जो लेफ्ट हैंड साइड पे है वो डायमंड है और जो राइट हैंड साइड पे है वो आपका ग्रेफाइट है। दोनों की फिजिकल अपीयरेंस में जमीन आसमान का फर्क है जी। दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज लस्टरस। लेकिन जो आपको ग्रेफाइट नजर आ रहा है ये ब्रिलियंट भी नहीं है, बल्कि इसका जो लस्टर है वो डल है जी। तो ये दोनों ही कार्बन के क्रिस्टलाइन फॉर्म है, और अगर इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में आपको जरा सा भी इल्म है तो आप ये जानते हैं इन दोनों की प्रॉपर्टीज बिल्कुल रिवर्ट हैं, बिल्कुल 180 पे हैं, एक दूसरे से ये बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। लेकिन ये सारे के सारे क्या है जी, कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है जी, और ये कार्बन के क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप है जी। तो डायमंड और ग्रेफाइट को हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे जी। अब इनके स्ट्रक्चर के अंदर जो फर्क है, यानी ये जो आपको नजर आ रहा है जी कि एक लस्टरस है और दूसरा डल है, और अगर आपको मालूम है जी तो एक इसमें से गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और एक बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जी, और एक की यूजेस कुछ और है, दूसरे की यूजेस कुछ और है। एक बहुत हार्ड है, डायमंड के बारे में बात करें तो डायमंड हार्डेस्ट ऑफ द नोन सब्सटेंस है। अगर आप ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट सॉफ्ट है जी। तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह एटम्स की अरेंजमेंट का फर्क है जी।
ये अब आप डायमंड का स्ट्रक्चर देखिए जी, तो यहाँ पे आपको जो कार्बन के एटम्स हैं वो परफेक्टली अरेंज नजर आ रही हैं 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर, और टेट्राहीड्रल पैटर्न के अंदर आपको नजर आ रही हैं, परफेक्टली अरेंज है जी। ये आपका डायमंड का स्ट्रक्चर है, ये आपका ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, और इसके अंदर जो आपको कार्बन के एटम्स नजर आ रही हैं वो लूजली बॉन्डेड नजर आ रही हैं। ये भी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है जी, लेकिन यहाँ पर जो आपका वो टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर नहीं है, बल्कि ये हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर है जी। तो कार्बन के एटम्स ये एक लेयर के अंदर हैं, फिर कार्बन के एटम्स ये दूसरी लेयर के अंदर हैं, और फिर ये कार्बन के एटम्स आपको हेक्सागोनल शेप के अंदर तीसरी लेयर के अंदर नजर आ रहे हैं, और फिर इन दोनों लेयर्स के दरमियान वीक वैंडरवाल फोर्सेस हैं, जिसकी वजह से ये एटम्स इस ग्रेफाइट के अंदर मौजूद है। तो ये आपको जो दो क्रिस्टलाइन फॉर्म कार्बन की नजर आ रही हैं, डायमंड और ग्रेफाइट, इनके दरमियान फर्क की जो वजह है उसकी वजह क्या है जी, कि एटम्स का मुख्तलिफ तरीके से अरेंज होना। इसको हम ब्रीफली आगे डिस्कस करेंगे। ये कार्बन की मजीद क्रिस्टलाइन फॉर्म है और उसके स्ट्रक्चर आपके सामने है जी। तो ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है जी, विच इज हेक्सागोनल प्लेनर स्ट्रक्चर। और यहाँ पर फिर आपको ये बताया है जी कि इसी ग्रेफाइट के अगर आप एक लेयर को निकाल लें, यानी सिर्फ एक प्लेन को निकाल लें, तो फिर ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर नहीं बल्कि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बचेगा जी। तो उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप ग्रेफीन कहते हैं। यानी एक प्लेन शीट 2 डायमेंशनल स्पेस के अंदर ये क्या कहलाएगी, ग्रेफीन कहलाएगी। ये डायमंड का स्ट्रक्चर है जो 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर है। ये आपको फुलरीन नजर आ रही है जी, ये भी बकी बॉल टाइप की चीज है जी। और फिर आपको ये कार्बन नैनो ट्यूब नजर आ रही है, यानी इसी ग्रेफीन को अगर आप फोल्ड कर दें जी, तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ये कार्बन नैनो ट्यूब्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये कार्बन की क्रिस्टलाइन फॉर्म है, यानी कार्बन के मुख्तलिफ एलोट्रॉप्स हैं। ये ग्रेफाइट, डायमंड, ग्रेफीन, फुलरीन, कार्बन नैनो ट्यूब्स, ये तमाम के तमाम कार्बन के क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स हैं। अब ये मुख्तलिफ और मजीद क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स है कार्बन के, इनको भी आप देख लें, इनको भी आप विजुअलाइज कर लें जी। ये आपको एमॉर्फस कार्बन नजर आ रहा है, यानी एटम्स जो है वो परफेक्टली अरेंज नहीं है। तो एमॉर्फस कार्बन के अंदर और बाकी तमाम कार्बन के अंदर आपको वाज़े तौर पर, यानी इस एमॉर्फस कार्बन के अलावा बाकी जितने भी कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म हैं उनके स्ट्रक्चर यहाँ पे इस स्लाइड के अंदर आपके सामने है जी। और ये तमाम की तमाम की खास बात यह है जी कि इस एमॉर्फस के अलावा बाकी तमाम की तमाम क्रिस्टलाइन है, और क्रिस्टलाइन होने की वजह आपको बिल्कुल वाजे हो गई होगी जी। और वो ये है जी कि एटम्स का परफेक्टली अरेंज होना। तो ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफीन को आपने अभी पीछे वाली स्लाइड के अंदर पढ़ा। ये मजीद फिर ये बकी बॉल का स्ट्रक्चर है, ये सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब है, ये कार्बन C70 है, और ये फिर कार्बन 540 फ्लोराइड है, यानी यहाँ पे कार्बन के 60 एटम्स ने मिलकर ये स्ट्रक्चर बनाया है। ये कार्बन के 70 एटम्स ने मिलकर ये स्ट्रक्चर बनाया है। ये कार्बन के 540 एटम्स ने ये मिलकर ये स्ट्रक्चर बनाया है जी। तो ये तमाम के तमाम कार्बन के क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स हैं। यहाँ इस स्लाइड के अंदर आपको दिखाना, दो चीजें दिखाना मकसूद है। एक तो ये कि कार्बन के दो एलोट्रॉप्स नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि सिर्फ डायमंड और ग्रेफाइट को आपकी किताब पढ़ा रही है और आप ये समझ रहे हैं जी कि कार्बन के सिर्फ दो एलोट्रॉप्स हैं, तो कार्बन के दो एलोट्रॉप्स नहीं है क्रिस्टलाइन, बल्कि इससे बहुत ज्यादा है। एक तो ये दिखाना मकसूद था, और दूसरा ये दिखाना है जी कि एमॉर्फस कार्बन में और क्रिस्टलाइन कार्बन में फर्क क्या है जी। तो एमॉर्फस जो आपका एलोट्रॉप है उसके अंदर एटम्स परफेक्टली अरेंज नहीं है, और उसके अलावा जितने भी आपको क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप नजर आ रहे हैं उसके अंदर आपको वाज़े तौर पर नजर आ रहा है जी कि कार्बन के एटम्स परफेक्टली अरेंज हैं। अब हम डायमंड को और ग्रेफाइट को ब्रीफली डिस्कस करेंगे जी। तो डायमंड्स की प्रॉपर्टीज को पढ़ने जा रहे हैं जी। तो डायमंड की जो पहली प्रॉपर्टी है जी वो कि वो बहुत हार्ड होता है जी। डेंसिटी इसकी कितनी होती है, 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर की होती है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी जी। इसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 2.45 है, और ये बहुत ब्रिलियंट होता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के हाई होने की वजह से ये ब्रिलियंट होता है, और डेंसिटी के ज्यादा होने की वजह से ये बहुत हार्ड होता है। डेंसिटी के ज्यादा होने का मतलब ये है जी कि कार्बन के एटम्स परफेक्टली अरेंज होते हैं। कार्बन की आप ये जानते हैं जी टेट्रावेलेंसी होती है,
और ये टेट्रावेलेंसी हर तरफ से कार्बन से फुलफिल्ड होती है जी, जिसकी वजह से कार्बन के एटम्स इंतहाई नज़दीक मौजूद होते हैं, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो इंतहाई कम होता है, और कार्बन के एटम्स के क्लोज मौजूद होने की वजह से इसकी डेंसिटी भी बढ़ जाती है और इसकी हार्डनेस भी बढ़ जाती है। तो इन प्रॉपर्टीज का डायरेक्ट रिलेशन है जी, डेंसिटी के ज्यादा होने की वजह से ये हार्डेस्ट ऑफ द नोन सब्सटेंस है। इसकी ये वजह भी है जी कि इनके एटम्स बहुत करीब करीब मौजूद होते हैं, परफेक्टली अरेंज होते हैं जी, और ब्रिलियंट होने की वजह से, शाइनी होने की वजह से की वजह या लस्टरस होने की वजह क्या है जी कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई है, जिसकी वैल्यू 2.45 है। इसके स्ट्रक्चर पे बात करेंगे जी, तो डायमंड का स्ट्रक्चर अब आपके सामने है जी। टेट्राहेड्रल इसका शेप होता है, और जब भी टेट्राहेड्रल शेप होगा तो इसका मतलब है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। यहाँ पे लिखा है जी ईच कार्बन एटम इज अटैच विथ 4 मोर कार्बन एटम्स विच आर कोवेलेंटली बॉन्डेड विद ईच अदर। तो हर कार्बन एटम, ये जो मैंने आपको ये जो पॉइंटर रखा है जी इस कार्बन पे, तो इसके आप देखें तो चारों तरफ आपको कार्बन, एक ऊपर कार्बन नजर आ रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड पे आपको कार्बन नजर आ रहा है, ये आपको राइट हैंड साइड पे कार्बन नजर आ रहा है, और ये जो आपको कार्बन नजर आ रहा है ये आप इसको डाउनवर्ड कहें या इसको आप बैकवर्ड कहें जी। तो हर कार्बन एटम, जिस तरह यहाँ पे एक कार्बन एटम के चारों तरफ कार्बन एटम है, इस तरह इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के अंदर हर कार्बन एटम के चारों तरफ कार्बन एटम्स मौजूद हैं जी। तो ये जो स्ट्रक्चर है जी, इसकी वजह से इसका टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर है। एटम बहुत क्लोजली अरेंज हैं जी, और ये सारे के सारे जो कार्बन हैं जी इनके दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड है, और ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, और जो उनकी बॉन्ड लेंथ है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम है जी। और क्योंकि एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम से अटैच है, इसका मतलब है इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और कार्बन के तमाम इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं। ठीक है जी, और क्योंकि कार्बन के तमाम एटम्स बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व हो गए हैं, तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन कार्बन के अंदर मौजूद नहीं है, इसलिए कार्बन बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इस बात का ख्याल रखिएगा जी कि ये तो हम शेप पढ़ रहे थे जी, इस शेप से एक बार और वाज़ेह हो गई जी, क्योंकि इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन से ये बात वाज़ेह हो गई जी कि हर कार्बन एटम 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, और क्योंकि कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन्स ही कितने होते हैं, 4 होते हैं जी। तो चारों ही इलेक्ट्रॉन जबकि बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए तो कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर, एलिमेंट के अंदर नहीं बचेगा, तो इसका मतलब ये है कि वो कभी भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा। यही वो वजह है जी कि कार्बन बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है जी। तो ये स्ट्रक्चर अब आपके सामने है जी, तो मैं इसको एक बार फिर आपको दिखा देता हूँ। ये अगर आप इस कार्बन एटम की बात करें तो इसके चारों तरफ, ये ऊपर, ये लेफ्ट हैंड साइड पे, ये राइट हैंड साइड पे, ये बैकवर्ड। इसी तरह अगर आप किसी और कार्बन को ले लें, इस कार्बन को ले लें, तो इसमें भी आपको ये वाज़ेह नजर आ रहा है, ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे और बैकवर्ड। किसी और कार्बन, इस कार्बन को ले लें आप, तो ये आपका ऊपर, ये लेफ्ट हैंड साइड पे, ये राइट हैंड साइड पे और ये बैकवर्ड। तो आपको हर कार्बन एटम ने चारों तरफ के अंदर कार्बन एटम्स को अपने साथ ज्वाइन किया हुआ है। स्ट्रक्चर इसका टेट्राहीड्रल है, और जो बॉन्डिंग है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कार्बन हार्डेस्ट ऑफ द नोन सब्सटेंस कहलाता है। यूजेस पे बात करेंगे जी, तो जेवरात बनाने के लिए, क्योंकि इसका ये लस्टर बहुत अच्छा है जी, और इसकी लुक बहुत अच्छी है, तो ये ब्रिलियंट है जी, तो इसलिए ऑर्नामेंट यानी जेवरात बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हार्डेस्ट ऑफ द नोन सब्सटेंस है, इसलिए ग्लास कटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो ग्लास जो कटर होता है उसकी जो टिप है उस पर डायमंड लगा होता है जी, जो ग्लास को कटने में मदद देता है अपनी हार्डनेस की वजह से। ड्रिलिंग और बोरिंग के लिए ये इस्तेमाल होता है, यानी अगर आपको पहाड़ों के अंदर सुराख करने हैं जी, तो जो लोहे के आगे जो टिप लगाई जाती है जी, वो किसकी होती है, वो भी डायमंड की होती है। और उसकी वजह क्या है जी, उसकी वजह डायमंड की हार्डनेस है जी। तो डायमंड ड्रिलिंग और बोरिंग्स ऑफ रॉक्स के लिए भी इस्तेमाल होता है जी। अब हम ग्रेफाइट को पढ़ने जा रहे हैं जी, और ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज को स्टडी करेंगे जी। तो ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, तो डायमंड के मुकाबले में डायमंड इज द हार्डेस्ट ऑफ द नोन सब्सटेंस, जबकि ग्रेफाइट क्या है जी, सॉफ्ट होता है जी। अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड ब्रिलियंट होता है, चमकदार होता है,
लेकिन ग्रेफाइट चमकदार नहीं होता, बल्कि इसका जो लस्टर होता है वो डल होता है जी। अगर आप डायमंड की बात करें तो डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अगर आप डायमंड की बात करें जी तो डायमंड का तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंतहाई हाई है, लेकिन ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डायमंड से तो कम है, लेकिन फिर भी ये हाई माना जाता है। ग्रीजी इन टच होता है और इसकी डेंसिटी डायमंड से बहुत कम है, 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है जी। तो डायमंड की 3.45 पड़ी थी आपने, और ग्रेफाइट की 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है जी। तो कम डेंसिटी होने की वजह से जी ये सॉफ्ट है। इसके स्ट्रक्चर पे बात करेंगे जी। जो इसका स्ट्रक्चर है वो हेक्सागोनल प्लानर स्ट्रक्चर है जी, और हर कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन से आपको बिल्कुल वाज़ेह बात हो जानी चाहिए जी कि ग्रेफाइट के अंदर हर कार्बन एटम मजीद 3 कार्बन एटम से मुंसलिक होता है कोवेलेंट बॉन्डिंग के जरिए। देखिए यहां पर अब स्ट्रक्चर के अंदर आपको वाज़ेह तौर पर फर्क नजर आ रहा है कि डायमंड के अंदर हर कार्बन एटम चारों तरफ से यानी 4 जावियों से या 4 कार्बन एटम से मुंसलिक होता था, लेकिन ग्रेफाइट के अंदर हर कार्बन एटम 3 कार्बन एटमों से मुंसलिक है। इसका मतलब है एक कार्बन एटम फ्री है। इससे ये बात भी वाज़ेह हो गई जी कि जो कार्बन है हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री मौजूद है। अब यहाँ पे आप देखें जो कार्बन कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, उसकी जो बॉन्ड लेंथ है वो 1.42 एंगस्ट्रॉम है जी। और जो जो लेयर्स हैं वो आपस में भी मुंसलिक हैं, और ये आपस में मुंसलिक हैं वेंडर वॉल फोर्सेस की मदद से जी। और इन जो लेयर्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस 3.35 एंगस्ट्रॉम का है जी। ये इन बिटवीन हेक्सागोनल लेयर है जी। और ये जो आपको एंगल नजर आ रहा है ये कार्बन कार्बन के दरमियान है उस हेक्सागोन के अंदर जी। और जिस तरह मैंने बात की जी कि हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री है जी, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसको डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन कहते हैं जी। और ये डी लोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन ये इस लेयर के दरमियान मौजूद होता है जी। अच्छा, तो अब यहाँ पे देखिए जी, तो हमने जो 1.42 एंगस्ट्रॉम पढ़ा वो तो ये कार्बन कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड है वो 1.42 एंगस्ट्रॉम है, और जो हमने 3.35 एंगस्ट्रॉम पढ़ा वो इन बिटवीन लेयर्स है। तो ये पहली हेक्सागोनल लेयर आपको नजर आ रही है, ये दूसरी हेक्सागोनल लेयर है, और इस तरह ये फिर तीसरी हेक्सागोनल लेयर है जी। और ये लेयर्स आपस में ये जो डॉटेड लाइन नजर आ रही है ये वीक वैंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को शो किया गया है जी। तो ये वीक वैंडर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, यानी ये लेयर्स आपस में मुंसलिक तो हैं जी, लेकिन ये वीक वैंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मदद से मुंसलिक है, और इनके दरमियान का फासला 3.35 एंगस्ट्रॉम है, और इनमें आपस में जो फासला है वो 1.42 एंगस्ट्रॉम है जी। और हर कार्बन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन फ्री मौजूद है जी, जो इन बिटवीन द लेयर्स मौजूद है। और जब आप पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, ये अलाइंड हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे, ये मोबाइल हो जाएंगे, ये चार्ज कैरियर के तौर पर बिहेव करेंगे। और यही वजह है जी कि ग्रेफाइट के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और यही इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का जरिया बनते हैं, और उसी वजह से ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। यूजेस पे बात करते हैं जी। एक बात और रह गई जी, उसको भी हम देखें जी कि ये इसका ग्रीजी टच होता है जी। ग्रीजी, अगर कोई चीज ग्रीजी टच रखती है तो उसकी सिर्फ और सिर्फ वजह ये होती है जी कि ये जो आपकी लेयर्स हैं जी ये एक दूसरे पर स्लाइड कर सके। देखिए क्योंकि इनके दरमियान वीक वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जी, तो अगर आप इसे मसलेंगे जी तो ये जो लेयर्स हैं ये क्या हो जाएंगी, ये डिसलोकेट हो जाएंगी और एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएंगी। और जब ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर जाएंगी तो इनका जो फील होगा, इनकी जो फीलिंग आएगी, जो इसका टच होगा वो ग्रीजी टच होगा। तो आपने भी पीछे वर्ड पढ़ा था ग्रीजी टच क्यों होता है, तो उसकी जवाब उसकी भी वजह आपको मिल गई जी कि लेयर्स के दरमियान फासला बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये जो लेयर्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकती हैं, और अगर लेयर्स एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करेंगी तो उस सब्सटेंस का टच ग्रीजी होगा। अब हम ग्रेफाइट की यूजेस को पढ़ने जा रहे हैं जी। तो ग्रेफाइट की यूजेस आपके सामने है जी। तो क्योंकि ग्रेफाइट का ग्रीजी टच होता है इसलिए ग्रेफाइट को लुब्रिकेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं।
ये इलेक्ट्रोड्स के तौर पर इस्तेमाल होता है और उसकी वजह ये है जी कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से इसको इलेक्ट्रोड्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये काला निशान छोड़ जाता है पेपर पर, इसलिए इसको पेंसिल की लीड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ये मॉडरेटर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और कूलेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। आप ये जानते हैं जी कि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट के होने की वजह से जी ये कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। और मॉडरेटर का काम भी देखिए दो होता है, मॉडरेटर का काम दो होते हैं। एक तो ये जी टेम्परेचर को कंट्रोल करना, और दूसरा मॉडरेटर का काम ये होता है जी कि न्यूट्रॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करना। जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होता है उसके अंदर आपने अगर उसको कंट्रोल रखना है तो कंट्रोल रखने के लिए आपको एक्सेसिव न्यूट्रॉन्स को क्या करना पड़ता है जी, कंट्रोल करना पड़ता है जी। तो ये न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है जी। इसलिए ग्रेफाइट को न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर मॉडरेटर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कंट्रोल रॉड्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी ये न्यूट्रॉन्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। और दूसरा क्या है जी, ये हीट को भी अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, क्योंकि जो ग्रेफाइट है इट इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तो गुड कंडक्टर ऑफ हीट की वजह से ये न्यूक्लियर रिएक्टर के में अंदर मॉडरेटर के तौर पर इस्तेमाल होता है। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इसको इलेक्ट्रोड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीजी फील होने की वजह से इसको ग्लिबरेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और क्योंकि ये पेपर पर ब्लैक स्पॉट छोड़ता है इसलिए इसको पेंसिल की लीड्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब हम डायमंड और ग्रेफाइट को के डिफरेंस को पढ़ने जा रहे हैं, और डायमंड और ग्रेफाइट को डिफरेंस की फॉर्म में समराइज करेंगे जी। तो ये डायमंड इज वेरी हार्ड, डायमंड बहुत हार्ड होता है, एंड इट इज द हार्डेस्ट ऑफ द नोन सब्सटेंस। अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड इट हैज ग्रीजी फीलिंग, इट हैज ग्रीजी टच। डायमंड इज वेरी ब्रिलियंट, और इसकी वजह है जी इसकी हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एंड ग्रेफाइट हैज डल लस्टर, और उसकी वजह है जी ये लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होना। डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और कोई इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता। वाइल ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह क्या है जी कि इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, और हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है जी, जो कि इन बिटवीन द लेयर्स मौजूद होता है। डायमंड हैज हाई डेंसिटी 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि ग्रेफाइट की डेंसिटी 2.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। डायमंड हैज टेट्राहीड्रल शेप while graphite has hexagonal planar shape। डायमंड के अंदर जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होते हैं, और ग्रेफाइट के अंदर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं। तो ये कार्बन जो दो एलोट्रॉपिक फॉर्म थी, नंबर 1 इज डायमंड, नंबर 2 इज ग्रेफाइट। इन दोनों के दरमियान आपने डिफरेंस को पढ़ा। तो आपने कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म को पढ़ा और एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन को ब्रीफली स्टडी किया। अब हम सल्फर की एलोट्रॉपी को स्टडी करने जा रहे हैं। तो जिस तरह कार्बन की दो एलोट्रॉपिक्स फॉर्म थी, एक एमॉर्फस कार्बन था और दूसरा क्रिस्टलाइन कार्बन था, बिल्कुल इसी तरह सल्फर की भी दो एलोट्रॉपिक्स फॉर्म होती हैं, और सल्फर भी एमॉर्फस फॉर्म में और क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। तो अगर एटम्स परफेक्टली अरेंज नहीं हो सल्फर के तो इसको एमॉर्फस सल्फर कहेंगे, और अगर एटम्स परफेक्टली अरेंज हो सल्फर के तो ये क्रिस्टलाइन सल्फर कहलाएगा। तो जिस तरह कार्बन की दो एलोट्रॉपिक्स फॉर्म थी, एमॉर्फस कार्बन और क्रिस्टलाइन कार्बन, बिल्कुल उसी तरह सल्फर की भी दो एलोट्रॉपिक फॉर्म है, एमॉर्फस सल्फर एंड क्रिस्टलाइन सल्फर। और फिर जिस तरह से आपने देखा कि क्रिस्टलाइन कार्बन की फिर मुख्तलिफ एलोट्रॉपिक फॉर्म थी, बिल्कुल इस तरह यहाँ पर क्रिस्टलाइन सल्फर की भी मुख्तलिफ एलोट्रॉपिक फॉर्म है जिनको हम स्टडी करेंगे। अब हम क्रिस्टलाइन सल्फर को डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे जी। और ये क्रिस्टलाइन सल्फर की आपको एलोट्रॉपिक फॉर्म नजर आ रही है। ये जो पहली एलोट्रॉपिक फॉर्म है क्रिस्टलाइन सल्फर की, यहाँ पे अगर आप क्रिस्टल को देखें जी तो ये वाजे तौर पर आपको रोहम्बिक शेप का नजर आ रहा है, और ये जो सल्फर है ये रोहम्बिक सल्फर कहलाती है जी। और जो दूसरी सल्फर आपको नजर आ रही है ये आपको निडल लाइक नजर आ रहे हैं, इसके जो क्रिस्टल हैं वो निडल लाइक हैं, और ये जो सल्फर कहलाती है ये मोनोक्लिनिक सल्फर कहलाती है। तो ये क्रिस्टलाइन सल्फर की दो एलोट्रॉपिक फॉर्म है जो अब आपके सामने है जी। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे नजर आ रही है वो आपकी रोहम्बिक सल्फर है, और जो आपको राइट हैंड साइड पे नजर आ रही है वो मोनोक्लिनिक सल्फर है जी। तो क्रिस्टल के शेप का फर्क है, वन इज रोहम्बिक इन शेप, जो दूसरी सल्फर है
इट इज मोनोक्लिनिक इन शेप, और सल्फर के एटम्स परफेक्टली अरेंज है जी, लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट है, उनकी शक्ल डिफरेंट है, इसलिए ये दो मुख्तलिफ एलोट्रॉप्स कहलाएंगे सल्फर के। नंबर 1 इज रोहम्बिक सल्फर, नंबर 2 इज मोनोक्लिनिक सल्फर। तो चाहे वो रोहम्बिक सल्फर हो चाहे वो मोनोक्लिनिक सल्फर हो, ये बात कॉमन है जी कि जो सल्फर के मॉलिक्यूल्स हैं वो S8 रिंग की फॉर्म में मौजूद होते हैं, और इस रिंग को पकरट रिंग कहते हैं। पकरट का मतलब ताज होता है जी, तो ये जो आपको इसकी शेप नजर आई है ये ताज जैसी नजर आ रही है, इसलिए इसको जो S8 मॉलिक्यूल्स हैं, जो सल्फर के S8 मॉलिक्यूल्स जिस शेप के अंदर मौजूद होते हैं उसको पकरड रिंग कहते हैं जी। तो ये पकरड रिंग है सल्फर का। तो चाहे वो रोहम्बिक सल्फर हो चाहे वो मोनोक्लिनिक सल्फर हो, दोनों ही सल्फर के अंदर यानी दोनों ही क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सल्फर के अंदर जो सल्फर के जो एटम्स हैं वो 8 एटम्स एक साथ मौजूद होते हैं, और जिस शेप में मौजूद होते हैं उसको क्राउन शेप कहते हैं या इसको पकरड रिंग कहते हैं। रोहम्बिक सल्फर की प्रॉपर्टीज को स्टडी करने जाएंगे जी। तो रोहम्बिक सल्फर ये पेल येलो कलर का क्रिस्टल होता है जी। इसकी जो स्टेबिलिटी है वो 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे नीचे होती है जी। मेल्टिंग पॉइंट रोहम्बिक सल्फर का 112.8 डिग्री सेंटीग्रेड है। डेंसिटी इसकी 2.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये तमाम जो वैल्यूज है वो आपको याद रखना पड़ेंगी जी। बैड कंडक्टर हीट का भी है, इलेक्ट्रिसिटी का भी है, और बेंजीन और कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर ये सॉल्युबल है। स्टेबिलिटी और मेल्टिंग पॉइंट को जरा आप तवज्जो से देखिएगा जी। स्टेबिलिटी रोहम्बिक सल्फर की 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो है। 112.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर रोहम्बिक सल्फर मुकम्मल तौर पर मेल्ट हो जाता है। अब हम रोहम्बिक सल्फर के स्ट्रक्चर को स्टडी करने जा रहे हैं, और रोहम्बिक सल्फर का स्ट्रक्चर आपके सामने है। तो इस तस्वीर के अंदर अगर आप देखें तो ये येलो क्रिस्टल का जो शेप है और ये जो शेप बना हुआ है ये बिल्कुल वाजे है और दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं जी। तो ये जो शेप है इसको रोहम्बिक शेप कहते हैं। तो रोहम्बिक सल्फर को रोहम्बिक सल्फर कहने की वजह क्या है जी कि इसका शेप रोहम्बिक होता है जी। इसके स्ट्रक्चर को हम स्टडी करेंगे जी। तो ये 8 सल्फर एटम्स पर मुश्तमिल होता है, और ये जो 8 सल्फर एटम्स हैं जी ये पकरड रिंग की फॉर्म में मौजूद होते हैं, और ये पकरड रिंग का स्ट्रक्चर मैंने आपको पीछे दिखाया था। हर सल्फर एटम सिंगली बॉन्डेड होता है दूसरे सल्फर एटम से। तो ये जो 8 सल्फर एटम्स हैं इन तमाम के तमाम सल्फर एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड होता है, और सल्फर के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो 105 डिग्री होता है। जो इनकी बॉन्ड लेंथ है यानी सल्फर सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो 2.12 एंगस्ट्रॉम है जी। और ये इस तरह से अरेंज होते हैं जी कि इनका शेप रोहम्बिक होता है जी। तो ये स्ट्रक्चर था रोहम्बिक सल्फर का। अब हम मोनोक्लिनिक सल्फर की प्रॉपर्टीज को पढ़ने जा रहे हैं। मोनोक्लिनिक सल्फर डार्क येलो कलर का होता है, वो पेल येलो कलर का क्रिस्टल था। अगर आप रोहम्बिक सल्फर की बात करें जी तो रोहम्बिक सल्फर पेल येलो कलर का क्रिस्टल था, जबकि मोनोक्लिनिक सल्फर का जो क्रिस्टल होता है वो डार्क येलो कलर का क्रिस्टल होता है। इसकी जो स्टेबिलिटी है वो 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव होती है, यानी 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो जो आपका सल्फर होगा वो कौन सा होगा, वो आपका रोहम्बिक सल्फर होगा। 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव जो सल्फर होगा वो मोनोक्लिनिक सल्फर होगा, और ये स्टेबल होता है 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 119.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये बैड कंडक्टर है हीट का और इलेक्ट्रिसिटी का, और इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर है जी। तो मोनोक्लिनिक सल्फर और रोहम्बिक सल्फर में एक तो स्ट्रक्चर का आपको फर्क नजर आ रहा है जी कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रोहम्बिक होता है, मोनोक्लिनिक का जो स्ट्रक्चर होता है वो निडल लाइक होता है। वो पेल येलो कलर का क्रिस्टल होता है, ये डार्क येलो कलर का क्रिस्टल होता है। रोहम्बिक सल्फर 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड से बिलो स्टेबल होता है, जबकि मोनोक्लिनिक सल्फर 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव स्टेबल होता है।
और ये आप इनकी खास बात है, ये इनकी मुश्तरका बात है जी कि दोनों ही बैड कंडक्टर हैं हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, और दोनों ही सॉल्युबल हैं बेंजीन के अंदर और कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर। मोनोक्लिनिक सल्फर के स्ट्रक्चर को पढ़ने जाएंगे जी। तो मोनोक्लिनिक सल्फर का स्ट्रक्चर आपके सामने है, और स्ट्रक्चर के अंदर आपको वाजे तौर पर जो सल्फर है वो निडल लाइक फॉर्म के अंदर नजर आ रहा है। इससे पहली वाली जो हमने तस्वीर देखी थी उसके अंदर रोम्बिक शेप बिल्कुल वाजे था, लेकिन ये जो शेप है जी, ये जो तस्वीर है इसके अंदर आपको जो सल्फर नजर आ रहा है वो निडल लाइक शेप के अंदर नजर आ रहा है। तो अगर सल्फर निडल लाइक शेप के अंदर मौजूद हो तो इस सल्फर को मोनोक्लिनिक सल्फर कहते हैं जी। तो ये भी 8 सल्फर एटम्स पर मुश्तमिल होता है, और ये जो 8 सल्फर एटम्स हैं ये पकड़ड़ रिंग की फॉर्म में ही मौजूद होते हैं। हर सल्फर एटम सिंगली बॉन्डेड होता है दूसरे सल्फर एटम से, लेकिन इस तरह से इन अरेंज होते हैं, इनके जो एटम्स हैं उनके दरमियान डिस्टेंस इस तरह से होता है जी कि इनकी जो शेप है वो निडल लाइक हो जाती है, यानी बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है, बॉन्ड डिस्टेंस यानी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसका शेप क्या हो जाता है, रोम्बिक से चेंज होके निडल लाइक हो जाता है जी। तो हीट के अप्लाई करने से, हीट के बढ़ने से एटम्स के अरेंजमेंट पे फर्क पड़ता है, और रोम्बिक सल्फर निडल लाइक सल्फर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यानी रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब हम रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर के दरमियान कंपैरिजन करेंगे टेम्परेचर के लिहाज से जी। तो रोम्बिक सल्फर के बारे में हमने पढ़ा जी कि ये स्टेबल होता है 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, और मोनोक्लिनिक सल्फर के बारे में आपने पढ़ा जी कि ये स्टेबल होता है 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव और अप टू 119.5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये जो 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, इस पर रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर के दरमियान इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, यानी 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर ये दोनों ही इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर मौजूद होते हैं। इससे नीचे चले जाएं तो रोम्बिक सल्फर क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा, और अगर आप इससे ऊपर आ जाएं तो फिर मोनोक्लिनिक सल्फर क्या हो जाएगा, डोमिनेंट हो जाएगा जी। तो ये जो टेम्परेचर है जिस पर दोनों के दरमियान यानी रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर के दरमियान इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है, ये ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है जी। तो रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर के दरमियान जो ट्रांजिशन टेम्परेचर है वो 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर आप नीचे आएंगे तो इसका मतलब है रोम्बिक सल्फर डोमिनेंट हो जाएगा, और अगर आप 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चले जाएंगे तो फिर रोम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर है ये ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। इस टेम्परेचर से ऊपर या नीचे जाने पर ये जो एलोट्रोपी है सल्फर की वो चेंज हो जाती है। 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाएंगे तो रोम्बिक सल्फर आपको मिलेगा, और 95.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर आएंगे तो मोनोक्लिनिक सल्फर आपको मिलेगा। और ये जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर पे दोनों के दरमियान यानी रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर के दरमियान इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, और ये टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। अब हम एमोर्फस सल्फर की बात करेंगे, और एमोर्फस सल्फर को आप प्लास्टिक सल्फर कहते हैं, और प्लास्टिक सल्फर को गैमा सल्फर भी कहा जाता है जी। तो इस तरह रोम्बिक सल्फर को आप अल्फा सल्फर कहते हैं, और मोनोक्लिनिक सल्फर को आप बीटा सल्फर कहते हैं जी। तो ये एक नया नाम आपके सामने आया कि रोम्बिक सल्फर अल्फा सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर बीटा सल्फर, और ये जो प्लास्टिक सल्फर है वो गैमा सल्फर कहलाता है जी। तो ये गैमा बना हुआ है, ये आपको वाई दिख रहा है जी, वाई नहीं है बल्कि ये गैमा है जी। तो प्लास्टिक सल्फर को गैमा सल्फर भी कहते हैं जी। किस तरह से इसको प्रिपेयर किया जाता है देखिए जी। तो तो आप रोम्बिक सल्फर को जब हीट करेंगे तो वो मोनोक्लिनिक सल्फर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मोनोक्लिनिक सल्फर को मजीद हीट करेंगे तो मोनोक्लिनिक सल्फर क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, यानी मेल्टिंग पॉइंट आ जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट करने आने के बाद फिर इसे मजीद हीट करना है, और इतना हीट करना है जी कि ये बॉयल हो जाए, और बॉयल होने के बाद आप जब इसे वाटर के अंदर डालेंगे जी तो वाटर के अंदर डालने से ये जो सल्फर है वो इलास्टिक मटेरियल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको आप प्लास्टिक सल्फर कहेंगे। तो ये प्लास्टिक सल्फर के बनाने का तरीका है। और प्लास्टिक सल्फर देखिए जो रैपिड कूलिंग हो रही है ना जी, यानी बॉइलिंग सल्फर की जो आप रैपिड कूलिंग कर रही हैं, इसकी वजह से एटम्स परफेक्टली अरेंज नहीं हो पाएंगे। एटम्स इनरेगुलर शेप के अंदर
अरेंज होंगे, जिसकी वजह से ये जो सल्फर है वो क्या हो जाएगा, वो एमॉर्फस सल्फर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और ये इलास्टिक हो जाएगा। और इलास्टिसिटी की वजह से इस सल्फर को आप प्लास्टिक सल्फर कहते हैं। और एटम्स के परफेक्ट अरेंज नहीं होने की वजह से, एटम के परफेक्टली अरेंज ना होने की वजह से आप इसे एमॉर्फस सल्फर कहते हैं। और एटम्स परफेक्टली अरेंज क्यों नहीं हो सके, उसकी वजह है रैपिड कूलिंग। तो प्रिपरेशन ऑफ सल्फर को हम स्टडी करेंगे जी। सल्फर को प्लास्टिक सल्फर को किस तरह से बनाते हैं इसको हम देखेंगे। तो ये जो सल्फर है जी, जो कि आपका रोहम्बिक सल्फर है, उसको आपने क्या किया, उसको आपने हीट किया। और हीट आपने करना है इस तरह जी कि रोहम्बिक सल्फर मोनोक्लिनिक सल्फर के अंदर कन्वर्ट हो गया और मोनोक्लिनिक सल्फर फिर क्या हो गया जी, मेल्ट हो गया। उसके बाद आपने इसको इतना हीट करना है जी एयर की प्रेजेंस के अंदर कि ये क्या हो जाए, बॉयल होना शुरू हो जाए। जब ये सल्फर बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो आप इसको कोल्ड वाटर के अंदर पोर करेंगे जी। यानी आप बॉइलिंग सल्फर को आप कोल्ड वाटर के अंदर जब पोर करेंगे तो ये थ्रेड लाइक मटेरियल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और ये जो थ्रेड लाइक मटेरियल है इसको आप प्लास्टिक सल्फर कहते हैं। और प्लास्टिक सल्फर इस वजह से आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इलास्टिक इन नेचर है और एटम्स परफेक्टली अरेंज नहीं है, इसलिए ये सल्फर एमॉर्फस सल्फर कहलाता है। तो प्लास्टिक सल्फर की प्रिपरेशन का तरीका आपने डायग्रामेटिक फॉर्म के अंदर यहाँ पे सीखा। तो प्लास्टिक सल्फर की प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। देखिए ये सॉफ्ट होती है, रबर लाइक होती है और इलास्टिक इन नेचर होती है और ये सॉल्युबल होती है कार्बन डाइसल्फाइड के अंदर जी। और इसका जो स्ट्रक्चर है जी, ये लॉन्ग सल्फर एटम्स पर मुश्तमिल होता है, यानी लॉन्ग चेन ऑफ सल्फर पर ये मुश्तमिल होता है। और ये जो एटम्स हैं ये परफेक्टली अरेंज नहीं होते बल्कि इर्रेगुलर शेप के अंदर मौजूद होते हैं। इसकी वजह से ये जो सल्फर है वो इलास्टिक इन नेचर होता है और इसी वजह से इस सल्फर को प्लास्टिक सल्फर कहते हैं। एक रीजन आया हुआ है प्लास्टिक सल्फर के हवाले से, तो इस पे हम बात करते हैं जी। इसका जवाब अब आपके सामने है जी कि प्लास्टिक सल्फर इलास्टिक इन नेचर क्यों होता है जी। तो उसकी वजह मैंने आपको डिस्कस भी की और यहाँ पे लिखी हुई भी है जी कि प्लास्टिक सल्फर के इलास्टिक होने की वजह क्या है जी, क्योंकि जब आप इसे तैयार करते हैं तो आप बॉइलिंग सल्फर की रैपिड कूलिंग करते हैं। और जब आप बॉइलिंग सल्फर की रैपिड कूलिंग करेंगे तो उसकी वजह से सल्फर के एटम परफेक्टली अरेंज नहीं हो सकेंगे और परफेक्टली अरेंज नहीं होने की वजह से ये जो चेन्स हैं इनके दरमियान कॉइलिंग और अनकॉइलिंग होगी। यानी अनकॉइलिंग और कॉइलिंग होने का मतलब ये है कि मुख्तलिफ तरीके से ये आपस में जुड़ जाएंगी और उसकी वजह से जो आपको जो सल्फर मिलेगा वो इलास्टिक इन नेचर होगा जी। और इसी वजह से इस सल्फर को प्लास्टिक सल्फर कहते हैं। तो ये आपने एलोट्रॉपी आज के लेक्चर के अंदर आपने कार्बन और सल्फर की एलोट्रॉपी को डिस्कस किया। अब इम्तिहान में इस टॉपिक के सवाल किस तरह से आए हुए हैं आइए देखते हैं जी। तो ये पहला सवाल आपके सामने है और यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज एलोट्रॉपी, यानी एलोट्रॉपी को डिफाइन कीजिए। उसके बाद लिखा हुआ है डिस्क्राइब एमॉर्फस फॉर्म ऑफ सल्फर, यानी प्लास्टिक सल्फर को डिफाइन करने को कह रहा है। और इसके बाद ये कह रहा है जी कि वजह बताइए फॉर इट्स सॉफ्टनेस एंड इलास्टिसिटी, तो इसके सॉफ्ट होने की और इलास्टिक होने की वजह बताइए। तो एलोट्रॉपी की आपने डेफिनेशन को दिया, उसके बाद आपने प्लास्टिक सल्फर को डिस्कस किया, प्लास्टिक सल्फर को बनाने का तरीका लिखा और उसके बाद फिर आपने ये डिस्कस किया जी कि प्लास्टिक सल्फर इलास्टिक इन नेचर क्यों होता है जी। तो इसकी वजह आपने बयान की, तो ये आपके सवाल का जवाब मुकम्मल हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है और ये कुछ साइंटिफिक रीजंस है। लिखा हुआ जी प्लास्टिक सल्फर इलास्टिक इन नेचर क्यों होता है। तो आप ये जानते हैं जी कि प्लास्टिक सल्फर के इलास्टिक इन नेचर होने की वजह क्या है जी, रैपिड कूलिंग है। और रैपिड कूलिंग की वजह से एटम्स, सल्फर के एटम्स परफेक्टली अरेंज नहीं हो पाते, इसलिए ये सल्फर इलास्टिक इन नेचर होता है। लिखा हुआ है ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ग्रेफाइट के गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह क्या है जी कि इसके अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और हर कार्बन के पास एक इलेक्ट्रॉन ये फ्री मौजूद होता है जी, जो लेयर्स के दरमियान होता है जी। और ये जब आप इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, जब पोटेंशियल डिफरेंस देते हैं तो ये चार्ज कैरियर का बाइस बनता है जी और इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन हो जाती है। मजीद रीजन है यहाँ पे लिखा हुआ है डायमंड इज द हार्डेस्ट ऑफ द नोन सब्सटेंस, तो हार्डेस्ट ऑफ द नोन सब्सटेंस होने की वजह क्या है जी कि डायमंड के अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है और हर कार्बन एटम मजीद 4 कार्बन एटम से मुंसलिक होता है जी, जिसकी वजह से कार्बन के एटम्स बहुत क्लोजली मौजूद होते हैं और यही वो वजह है जी कि डायमंड हार्डेस्ट ऑफ द नोन सब्सटेंस मानी जाती है। लिखा हुआ है डायमंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है जी, तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए है जी क्योंकि इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुई और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के नतीजे में हर कार्बन ने
चारों तरफ से बॉन्डिंग की, और जब चारों तरफ से एक कार्बन ने बॉन्डिंग की तो इसका मतलब है उसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा, यानी कोई चार्ज कैरियर मौजूद नहीं है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन के लिए, इसलिए डायमंड बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये आज का लेक्चर था, और आज के लेक्चर के अंदर आपने तफसीलन एलोट्रॉपी को डिस्कस किया, और एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन और एलोट्रॉपी ऑफ सल्फर को आपने आज के लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। यकीनन आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ वैल्यूज थी जिनको आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, और अगर आप यानी डायमंड और ग्रेफाइट को कंपैरिजन में याद करें, इंतहाई आसानी से आपको याद हो जाएगा। इसी तरह रोम्बिक और मोनोक्लिनिक सल्फर को अगर आप कंपैरिजन में याद करें तो ये एलोट्रॉप आपको इंतहाई आसानी से याद हो जाएंगे। जो वैल्यूज आई थी डेंसिटी की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ट्रांजिशन टेम्परेचर की, जो बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल आए थे, उनको बहुत अच्छे से तवज्जो से आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे इस लेक्चर को इख्तिताम करते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपसे अगले लेक्चर के अंदर मुलाकात होगी, जो लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 का, यानी पी ब्लॉक एलिमेंट्स का लेक्चर नंबर 4 है। और इस लेक्चर के अंदर हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड को कॉन्टैक्ट प्रोसेस के जरिए बनाया जाता है जी। तो इस इंडस्ट्रियल कंपाउंड की मैन्युफैक्चरिंग का तरीका सीखेंगे, और उसके बाद इसी लेक्चर के अंदर हम केमिस्ट्री ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड को भी डिस्कस करेंगे, यानी सल्फ्यूरिक एसिड किस तरीके से केमिकल रिएक्शंस को देता है। तो इंशाअल्लाह ताला आपसे लेक्चर नंबर 4 के अंदर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।